नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग रोज देखते हैं कि हम लोग शाम को जरूर मिलते हैं। कुछ ना कुछ हम पांच भौतिक चिकित्सा से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो आज हम वही उसी के तहत थोड़ा पांच भौतिक पढ़ेंगे। उसके बाद में डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कुछ प्रेजेंटेशन देंगे हार्ट डिजीज पे। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए क्योंकि मैंने डॉक्टर सरोज मिश्रा जी ने जो भेजा है ना उसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो 1 मिनट बस रुक जाइए। मैं 2 मिनट में सरोज मिश्रा जी का डाउनलोड किया है, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। हाँ किया है, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा क्योंकि सरोज मिश्रा जी ने बहुत मेहनत से आज कुछ लेके आए हैं जो प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये पहले पांच भौतिक थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि आयुर्वेद भी होना चाहिए ना। उसके बाद में हम लोग ये करेंगे जो हमें करना है, मतलब सरोज मिश्रा जी वाला करेंगे। 2 मिनट रुक जाए बस, ये थोड़ा सेटिंग करने में। हाँ अभी मैंने कर दिया है, आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा। थोड़ा पांच भौतिक का हम पढ़ के फिर हम सरोज मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन देखेंगे। अभी हम लोग हृदरोग पे देख रहे हैं। तो हृदरोग में हम लोगों ने कल देखा था कि 4 हेतु रहते हैं जिससे हार्ट अटैक आता है। इसी के तहत मैं कुछ कुछ और भी चीजें बताता हूँ जो पांच भौतिक के किताबों में लिखा है, जो मराठी में लिखा है, जो अप्पा शास्त्री जी थे, दातार शास्त्री जी, इन्होंने जो लिखा है इसमें बोला है कि अगर एक ही एकांतिक अम्ल रस का सेवन ज्यादा मात्रा में होता है तो वह भी हृदरोग का कारण होता है, क्योंकि करोति कफम पित्तास्त्रम। अम्ल रस का अधिक सेवन करने से क्या होता है कि शरीर में रक्त और पित्त प्रकुपित होके बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रक्त और पित्त विकृत रूप से बढ़ जाता है। परंतु एकांतिक जो दोष होता है वही देखना पड़ता है। रक्त की वृद्धि हो जाती है, प्रमाणतः और गुणतः वृद्धि हो जाती है अम्ल रस का सेवन ज्यादा हो जाता है। तो प्लीहा के भाग में दुखने लगता है। अगर जो लोग बहुत ज्यादा, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा टोमेटो सॉस खाते हैं या फिर जैम जेली बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको ना प्लीहा के बाद में या फिर विनेगर लेते हैं या फिर साउथ इंडिया के बहुत खट्टे चीजें इमली वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, तो प्लीहा के भाग में दुखने लगता है। अगर अति प्रमाण में डेली डेली अम्ल रस का सेवन किया जा रहा है तो वेदना की तीव्रता जो वो तो नहीं होती है, पता नहीं चलती है, लेकिन प्लीहा के पास अगर दबा के देखें तो वेदना समझ आती है। तो ऐसे टाइम पे जब मतलब प्लीहा के टाइम पे वेदना हो रही है और रक्त पित्त के सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे अम्ल पित्त भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा खट्टा खाने के, और दांत भी जो रहते हैं दांतों में भी कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि दांत बौर आ गए, मतलब वहां पर भी कुछ खाया नहीं जाता है क्योंकि इतना ज्यादा खट्टा खाया जाता है। तब ऐसे टाइम पे एकांतिक जो अम्ल रस है उसका सेवन बंद करना चाहिए। और अम्ल रस का शरीर पे हुआ जो दुष्परिणाम है उसको ठीक करने के लिए चिकित्सा करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम व्यवहार में देखते हैं कि हम
अगर खट्टा तक्र का सेवन किया जा रहा है तो खट्टा तक्र का सेवन करते टाइम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो नमक जैसे मिक्स होता है तो उसको टेस्ट आ जाता है और थोड़ा अम्लता जो है वो कम लगने लगता है। इसी तरह से जो कोई कच्चा आम खाता है, कच्चा आम कैरी जो रहता है वो खाते टाइम थोड़ा नमक के साथ खाते हैं तो उसकी अम्लता थोड़ा कम टेस्ट होने लगती है और फिर वो टेस्टी भी लगने लगता है। इसी का सिद्धांत का प्रयोग करके यहाँ पर हमें चिकित्सा करना पड़ता है। तो जो लवण है जो नमक के साथ किया जाता है वो वस्तुतः क्षार होता है, अम्ल को बैलेंस करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्षार नहीं खाना है, यहाँ पे मेडिसिन वाला क्षार खाना है। तो यहाँ पे चरक में प्लीहा की चिकित्सा में विड़ंग आदि क्षार ऐसा औषधि बताया है, उसका सफेद क्षार न करके उसको क्या करना है कि जो विड़ंग आदि जो चूर्ण है उसको जला के जो उसका राख है उसका प्रयोग करना पड़ता है। और दूसरा है कि विड़ंगादि क्षार में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक भी रहता है, तो सेंधा नमक होने की वजह से तो फिर और एक तरह से वो राख रहता है। तो ये पांच भौतिक चिकित्सा में वरांगक क्षार या फिर विड़ंगादि क्षार ऐसा बताया है। पांच भौतिक का विड़ंगादि क्षार चरक का है और वरांगक क्षार जो है वो जब अम्ल पित्त या फिर अम्ल रस का सेवन करने से हृदरोग हो रहा है, हार्ट पे उसका इफेक्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट में पेन हो रहा है और प्लीहा में भी वेदना हो रही है, तो वरांगक क्षार, वरांगक मतलब त्रिफला आदि से बनाया हुआ जो राख रहता है वह खाने के लिए देते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। और जो लोग मतलब उनको ना तुरंत ही फायदा होता है, इमीडिएट फायदा करने वाला वरांगक क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अवरोध जन्य हृदरोग भी रहता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि प्लीहा में, यकृत में या मूत्रपिंड में कोई भी इंद्रियों पे परिणाम हो गया है तो उसकी चिकित्सा करना पड़ता है। यकृत अगर बिगड़ गया तो शरीर में उष्णता बढ़ जाती है और फिर वहां पे सूजन आ जाती है यकृत के जगह पे, तो उसको सूजन कम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए यकृत की उष्णता को बैलेंस करने के लिए वहां पे ताम्र भस्म की योजना करना पड़ता है। और ताम्र भस्म का प्रयोग करने से क्या होता है कि पित्त का स्त्राव को वो अच्छा कर देता है, बैलेंस कर देता है, तो जो हीट बढ़ा है उस एरिया में वह बैलेंस हो जाता है। दूसरा क्या है कि द्रवता बहुत कम हो जाता है शरीर में और उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फल त्रिकादिक्वाथ या फल त्रिकारिष्ट अरिष्ट बनाकर प्रयोग कर दिए तो वो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। प्लीहा का अगर संबंध रहा अम्ल धर्मिता की तरफ वो ज्यादा जा रहा है तो अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो वरांगक क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से मूत्र पिंड पे अगर कुछ परिणाम हो रहे हैं तो वहां पे शरीर में क्षार का प्रमाण बढ़ गया है, शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है ऐसा दिखता है, तो फिर वहां पे हीट कम करना है तो गोक्षुरादि गुगुल या श्वादंशादि गुगुल का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, इसमें अगर तीनों में से कहीं पर भी इंद्रियों में सूजन आ गई है तो हमें इसका इफेक्ट दूसरी इंद्रियों पे जरूर पड़ता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए जब पहले इंद्रिय का हम सूजन कम करें, जैसे अगर यकृत में सूजन है तो फल त्रिकादिक्वाथ या फल त्रिकारिष्ट इसका प्रयोग करते हैं, ताम्र भस्म देते हैं। प्लीहा में अगर है तो वहां पे हम लोग वरांगक क्षार का प्रयोग करते हैं, वहां पे अम्ल धर्मता बढ़ी है तो क्षार का प्रयोग करते हैं, तो उससे स्वेलिंग कम होता है। और अगर किडनीज पे हुआ है तो श्वादनशादि गुगुल या गोक्षरादि गुगुल का प्रयोग करते हैं। तो अपने आप उसका फायदा ये होता है कि दूसरी इंद्रियों का सूजन जो है अपने आप ठीक हो जाता है और पेशेंट को बहुत आराम लगने लगता है, भूख लगने लगती है, मल मूत्र विसर्जन अच्छे से होने लगता है, रस रक्तादि धातुओं का परिणाम अच्छे से होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि रस रक्तादि धातुओं पर अगर ये अम्लता का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है या क्षारीयता का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो धातुओं में कुछ उसका इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम लोग प्रवाल भस्म और मंडूर भस्म इसकी योजना करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अभी मुझे हृदरोग और भी दो टाइप का बताने हैं, दो तीन टाइप का, दो तीन टाइप नहीं बहुत सारे टाइप से, साहस जन्य हृदरोग, शुक्र धातु जन्य हृदरोग, कृमिज हृदरोग, ऐसे बहुत सारे बताने हैं। लेकिन आज अभी हम उतना टाइम देते हैं सरोज मिश्रा जी को, तो आदरणीय सरोज मिश्रा जी मैं पहले आपको ये बना देता हूँ, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ और आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए। हम लोग तो रोज बात करते हैं लेकिन आपका आज स्पेशल डे है, मैं को होस्ट बना दिया हूँ जी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सरोज मिश्रा जी की हैंडराइटिंग में कुछ, ठीक है? मिश्रा जी शुरू करिए आप। पूरा नहीं आ रहा है, ये पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा तो रुकिए मैं इसका साइज कम करता हूँ। आ रहे जी जी अब पूरा आ रहा है जी, आप बोलेंगे तो मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा नीचे नीचे। जी 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 ठीक है,
बोलिए। अच्छा, ये एक मैंने हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल स्कियाग्राम टाइप का बनाया हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ ये साइज मैं बड़ा कर रहा हूँ, शायद बड़ा हो रहा होगा। नहीं, आप नहीं सब कर पाएंगे, ये मेरे कंट्रोल में ही है। कितना अच्छा बड़ा अच्छा करना है आप मुझे बताइए, मैं बड़ा कर दूंगा। इतना बड़ा कर दीजिए कि हमारा ये जो डायग्राम है थोड़ा सा विजिबल हो जाए। हाँ अभी दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें ये जो हमने ऊपर एक स्क्वायर शेप में बनाया है, स्क्वायर शेप में जो हमने बनाया है, ये आर्टरिया को रिप्रेजेंट किया है। इसमें राइट साइड में राइट आर्टरिया और लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरिया है। उसके नीचे एक ट्रायंगुलर शेप में जो हमने बनाया है, वो हमने वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा वेंट्रिकल है ये। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए नहीं सर, है तो मैं सबको बंद म्यूट है। करता हूँ क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अनम्यूट होके कब डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, जिनको बोलना है वही अनम्यूट करिए। जी सरोज मिश्रा जी, आप अनम्यूट करिए अभी बस। हाँ जी सर। तो ऊपर जो हमने एक क्या कहते हैं, ये हमने एक क्वाड्रेंगुलर शेप में बनाया हुआ है, वो आर्टरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे जो हमने डिजाइन किया है ट्रायंगुलर शेप में, वो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट साइड में हमारा राइट आर्ट्रियम हुआ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम हुआ, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल हुआ और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। बस केवल मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराने के पर्पज से बोल रहा हूँ। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि लेफ्ट आर्ट्रियम है हमारा और लेफ्ट वेंट्रिकल है। उन दोनों के बीच में हमारे एक माइट्रल वाल्व दिख रहा होगा, जिसके दो कस्प हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक माइट्रल वाल्व दिख रहा होगा। ऐसे ही राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहा होगा, जिसके तीन कस्प हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल से हमने एक टी के शेप में एक आर्टरी निकाली हुई है। टी शेप में आर्टरी निकाली है। ये है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से पहले हम देखते हैं कि ऊपर जो हमारा राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम में ऊपर की तरफ से सुपीरियर वीना केवा आके ओपन हो रही है और नीचे की तरफ से इंफीरियर वीना केवा आके ओपन हो रही है। अब देखते हैं कि ये जो सुपीरियर वीना केवा है, ये शरीर के ऊपरी हिस्सों से इम्प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेके आती है और ये राइट आर्ट्रियम में डाल देती है। ऐसे ही नीचे के हिस्सों का जो इम्प्योर ब्लड है, वो इंफीरियर वीना केवा लेके आती है और ये राइट आर्ट्रियम में डाल देती है। इसके बाद जब आर्ट्रियम की सिस्टोल की कंडीशन होती है, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यही जो इम्प्योर ब्लड है सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के द्वारा लाया हुआ राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू सिस्टोल की कंडीशन में ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब जो राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड हमारा आया ड्यूरिंग सिस्टोल, अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से लंग्स को। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रक्रिया और हो रही है कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जा रहे हैं। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जा रहे हैं तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल की कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में होगा, तो पल्मोनरी ट्रंक के ही माध्यम से ब्लड लंग्स को जा पाएगा और ये ब्लड वापस राइट आर्ट्रियम में नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गए, पल्मोनरी ट्रंक के जो सेमिलुनर वाल्व हैं वो ओपन हो गए और ब्लड चला गया लंग्स को, इम्प्योर ब्लड चला गया लंग्स को। अब लंग्स में ये इम्प्योर ब्लड का क्या हुआ कि इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है फेफड़े ने ले ली और फेफड़े से इसने ऑक्सीजन ग्रहण कर ली। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने के बाद ये ब्लड आ जाता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। आप देख रहे होंगे लेफ्ट आर्ट्रियम में 4 गोले हमने बनाए हुए हैं, इनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये प्योर ब्लड लेके आ रही हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जब आर्ट्रियम का सिस्टोल हुआ
आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आर्ट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मिट्रल वाल्व जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, वो मिट्रल वाल्व ओपन हो गया और ओपन होने के बाद प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये प्योर ब्लड आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तरफ मिट्रल वाल्व क्लोज होता है और दूसरी तरफ ऑर्टा का सेमिलुनर वाल्व ओपन होता है और सारा का सारा प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चला जाता है। अब यहाँ से हमको बीमारियां निकालनी है कि क्या क्या बीमारियां कहाँ कहाँ की गड़बड़ी से हो सकती हैं। अभी हम उसको आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जो वाल्व देख रहे हैं, दो वाल्व, जो एक तरफ मिट्रल वाल्व दिख रहा है, दूसरी तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहा है। इन दोनों वाल्व की जो कहानी है कि इनकी दो तरीके की, अच्छा इसके अलावा हमने एक तरफ वाल्व आर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में नहीं बनाए हैं, यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व होते हैं। तो इन चारों तरीके के वाल्व में दो तरीके की फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो सकती हैं, दैट इज स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन, एंड तीसरे तरीके की कंडीशन एक प्रोलैप्स की भी डेवलप हो सकती है। तो ये तीन तरीके की बीमारियां तो हमारी ये निकल के आ रही हैं इसकी, किसकी, वाल्व की। और इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है ये भी देख लेते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम में जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वाल्व के थ्रू आ रहा है, ठीक है, मिट्रल वाल्व के थ्रू आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। इन केस मिट्रल रिगर्जिटेशन कंडीशन डेवलप हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं पिक्चर। रिगर्जिटेशन मतलब उल्टी कर देना, वापस खून को पलट के हमने आर्ट्रियम में ही भेज दिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टोल की कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा ब्लड जाना चाहिए था आर्टा में, लेकिन ये आर्टा में ना जाके ये मिट्रल वाल्व के थ्रू, क्योंकि थोड़ा सा खुला रहता है, लीकिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, तो ये ब्लड जो होता है वापस उल्टी कर दिया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड वापस थोड़ा सा चला गया। जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड थोड़ा सा वापस चला गया तो क्या लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर नहीं बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो एग्जैक्टली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेफ्ट आर्ट्रियम का जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो लंग्स से जो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से प्योर ब्लड आ रहा था, क्या उसके आने में अवरोध नहीं उत्पन्न होगा? निश्चित रूप से अवरोध उत्पन्न होगा। तो लंग से प्योरिफाइड ब्लड आने में रुकावट एक महसूस होती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी इडीमा सरी की कंडीशन डेवलप होती है और एक सांस फूलने का कारण बनता है। सेकेंड थिंग, अगर जो ये माइट्रल रिगर्जिटेशन की बजाय माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा? स्टेनोसिस में वाल्व जो होते हैं वो एक तरीके से संकरे टाइप के हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही ब्लड आने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कंडीशन तब भी वही डेवलप होगी कि लेफ्ट आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा और लंग से प्योर ब्लड आने में अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध उत्पन्न होने के कारण भी हार्ट, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस वगैरह जैसी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, ठीक है। ऐसा ये हमारा माइट्रल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन दोनों कंडीशन में हमने देखा। लेकिन पहचाने कैसे कि ये हमारा स्टेनोसिस है या रिगर्जिटेशन है? इसके लिए हम मरमरिंग साउंड सुनते हैं, उसका मैं बाद में डिस्कशन करूंगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत लंबा है, अभी मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो दूसरी तरफ राइट साइड में देखते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम जो है हमारा ऊपर की तरफ से इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वीना के वाले के आ रही है, नीचे की तरफ से इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वीना के वाले के आ रही है। अगर यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड सिस्टोल की आर्ट्रियम की सिस्टोल के बाद में राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल जब सिस्टोल की कंडीशन में होती है तो ये ब्लड हमारा पल्मोनरी ट्रंक को जाना चाहिए था,
और ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर जो ट्राइकस्पिड वाल्व का रिगर्जिटेशन है तो क्या होगा कि कुछ हिस्सा पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए और कुछ हिस्सा ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट आर्ट्रियम में वापस आ जाएगा। ये राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड वापस आएगा, अब ये राइट आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ा देगा। प्रेशर बढ़ाने से अब कहाँ पे रुकावट होगी? अब रुकावट होगी सुपीरियर वीना केवा के माध्यम से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा था शरीर के ऊपरी हिस्सों से, और इंफीरियर वीना केवा के माध्यम से जो क्या हुआ? में रुकावट पैदा होगी। हाँ, बोलिए फोन आ बोलिए। गया था। हाँ, हाँ, जो शरीर फोन आ रहा है सर का। दो मिनट रुक जाइए, सर आएंगे, बहुत अच्छा बता रहे हैं, शायद उनका फोन आ गया। आप लोगों को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर का? हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे सर, हाँ बहुत अच्छे। जी, तो जो हमारा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से, ये ब्लड वापस हमारा रिगर्जिटेट करके चला गया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में चला गया। अब होगा क्या कि सुपीरियर वीना केवा से ब्लड जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से इम्प्योर ब्लड आ रहा हिस्सों से जो इंफीरियर वीना केवा के माध्यम से इम्प्योर ब्लड आ रहा था, अगर राइट आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है तो सुपीरियर वीना केवा से आने वाला इम्प्योर ब्लड और इंफीरियर वीना केवा से आने वाले इम्प्योर ब्लड के बेरोक टोक आने में रुकावट पैदा होगी। इस रुकावट की वजह से होगा क्या कि इम्प्योर ब्लड का इंगॉर्जमेंट शरीर के निचले हिस्सों में हो जाएगा और ऊपरी हिस्सों में भी हो जाएगा। तो एक तरीके से कंडीशन डेवलप होती है साइनोसिस की। साइनोसिस क्यों? क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो होगा वो वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। शरीर के हार्ट से नीचे के सभी हिस्सों में इम्प्योर ब्लड के इंगॉर्जमेंट होने की वजह से अलग अलग दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जैसे हमारी वेरिकोज वेन्स की कंडीशन, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे लीवर की प्रॉब्लम, जैसे पीडालिडीमा, ये सारी कंडीशन हमारी डेवलप हो सकती हैं। ऐसे ही ऊपर के हिस्सों में शरीर में जुगुलर वीनस प्रेशर रेज्ड हो सकता है, जेवीपी रेज्ड हो सकता है, या और भी दिक्कतें ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन की जो वेन्स हैं वो भी इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में नहीं भेज पाएंगी, तो उसकी वजह से ब्रेन की भी कंडीशन कुछ कुछ डेवलप हो सकती हैं। तो ये हमारी दो तरीके की वाल्व की डिसीजेज, ट्राइकस्पिड वाल्व की एक तो हो गई रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस में क्या होता है? स्टेनोसिस में जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस स्टेनोज्ड वाल्व के थ्रू ब्लड को राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर के साथ आएगा। प्रेशर के साथ आने की वजह से यहाँ पे राइट आर्ट्रियम का फिर से प्रेशर बढ़ेगा और फिर से सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के ब्लड आने में एक अवरोध उत्पन्न होगा और फिर से वही कंडीशंस का जन्म होगा। ऐसे ही अगर जो हम आर्टा की कंडीशन देखें, आर्टा में आर्टिक वाल्व होता है। आर्टिक वाल्व पहले हम देखते हैं कि आर्टिक रिगर्जिटेशन होता है तो क्या होता है। ठीक है, आर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होगा कि जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में होगा, सिस्टोल की कंडीशन में होगा तो आर्टा में ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो कुछ ब्लड आर्टा से उल्टी करके वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। लगातार इस तरीके का प्रेशर बढ़ते रहने से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जैसी कंडीशन को जन्म देगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हुई तो आर्ट्रियम का क्या प्रभाव पड़ेगा कि आर्ट्रियम से ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड बड़ी मुश्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पाएगा जब वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो वही पिक्चर एक क्रिएट होगी कि यहाँ पे
लंग से ब्लड वापस इसमें नहीं आ पा रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो वही पल्मोनरी इडीमा जैसी कंडीशन दोबारा से डेवलप होगी। अच्छा, ऐसे ही यही इसी से मिलती जुलती कुछ कंडीशन आर्टिक स्टेनोसिस में भी डेवलप होगी, क्योंकि पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आर्टा में जा नहीं पा रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो गई। इसके अलावा लेफ्ट आर्ट्रियम का ब्लड बड़ी अवरोध के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पाएगा, इसकी वजह से दोबारा पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन यहाँ पे फिर से डेवलप हो रही है। अब हम राइट वेंट्रिकल की तरफ देखें तो राइट वेंट्रिकल में यही कंडीशन अगर रही कि पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन हुआ, तो राइट वेंट्रिकल जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या कहते हैं, इसका प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन डेवलप होगी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन डेवलप होने की वजह से हमारा क्या होगा कि पल्मोनरी क्या कहते हैं, जो हमारा राइट आर्ट्रियम है उसका ब्लड बड़ी अवरोध के साथ राइट वेंट्रिकल में आ पाएगा। तो एक तरीके से वही कंडीशन जो साइनोसिस वगैरह वाली उन पुरानी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन में डेवलप हो रही थी, वो दोबारा से यहाँ पे हो जाएगी। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले पिक्चर का था। सर नेक्स्ट पिक्चर दिखा दीजिए। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं बाद में ले लूंगा, अभी इसमें बहुत कुछ बताना शेष है वैसे तो। आप ना पूरा 1 महीना पढ़ाइए, आपको पूरी आजादी है। हाँ, जी चलिए पढ़ाइए। ये दूसरे तरीके का हमने फिर से बनाया है। राइट साइड में राइट आर्ट्रियम जहाँ पे एसए नोड और एवी नोड लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। नीचे हमारा ट्रायंगुलर शेप में वेंट्रिकल आ गया। अब ये हमारा एक तरीके का हार्ट का कंडक्शन, जैसे हार्ट में करंट कैसे फैलता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। उसका रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारा जो सेप्टम होता है दोनों आर्ट्रियम के बीच में, सेप्टम के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एसए नोड बना हुआ है, नीचे की तरफ एवी नोड बना हुआ है। तो एसए नोड इम्पल्स का जनरेशन करता है, इम्पल्स का जनरेशन करके इम्पल्सेस एवी नोड में आ जाती हैं। एवी नोड से ये इम्पल्सेस एवी बंडल में, ठीक इसके नीचे एवी बंडल, इसी को बंडल ऑफ हिस कहते हैं, यहाँ पे आ जाती हैं। और बंडल ऑफ हिस से 2 ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं। जो राइट वेंट्रिकल को चली गई वो राइट बंडल ब्रांच हो गई पुरकिंजे फाइबर की, और जो लेफ्ट साइड में चली गई वो लेफ्ट ब्रांच हो गई पुरकिंजे फाइबर की, ठीक है। जनरली पेज का फॉर्मेशन, पेज जनरेशन का काम करता है एसए नोड। एसए नोड से इम्पल्सेस जाती हैं एवी नोड को, एवी नोड से जाती हैं एवी बंडल को, एवी बंडल से जाती हैं पुरकिंजे फाइबर्स को। कई कंडीशंस हम देखते हैं। एलबीबीबी, आरबीबीबी क्या है बताता हूँ। उससे पहले देख लें कि इम्पल्स जनरेशन कंडक्शन का काम ऐसे नोट करता है। कई बार ये फेल हो जाता है, नहीं काम कर रहा होता है, तो इसका काम करने लग जाता है एवी नोड। एवी नोड करने लग जाता है। और ऐसे नोड अगर इम्पल्स जनरेट कर रहा होता तो हार्ट की पल्स रेट होती 72 प्रति मिनट। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है, एवी नोड को करना पड़ रहा, तो अब हार्ट की पल्स रेट कुछ घट जाती है, हार्ट रेट घट जाती है। एंड दैट पल्स रेट अब कितनी हो गई, दैट इज 60 पर मिनट। इसके बाद अगर जो ये भी काम नहीं कर पा रहा तो एवी बंडल अब कमान संभालता है। एवी बंडल जब कमान संभालता है तो ये हमारी हार्ट रेट या पल्स रेट हो जाती है 45 पर मिनट। इसके बाद अगर ये भी काम नहीं कर पा रहा तो हमारे पुरकिंजे फाइबर कमान संभालते हैं, पल्स रेट हो जाती है 25 पर मिनट, ठीक है। और ये कंडीशन कहीं ना कहीं लीड करती है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हमारे जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं इनके जो राइट वेंट्रिकल की तरफ गया वो राइट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ गया वो है लेफ्ट बंडल ब्रांच। अगर एक बिजली का तार शॉर्ट सर्किट कर जाए तो क्या पिक्चर बनती है, ये देखिएगा। हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा जिधर कुछ नहीं बना है वो लेफ्ट है, लेफ्ट वाला हिस्सा पुरकिंजे फाइबर का ये तार हमारा कट जाए या ब्लॉक हो जाए, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा? हार्ट की इन मसल्स को कंडक्शन जाएगा नहीं, तो ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड वाला, ये वाला हिस्सा
राइट साइड वाले हिस्से के साथ कोऑर्डिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। जब दोनों हिस्से एक साथ कोऑर्डिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो क्या हार्ट एक तरीके का खिंचाव महसूस नहीं करेगा? हार्ट जब इस एक तरीके का खिंचाव महसूस करेगा, वही खिंचाव मरीज बोलता है कि हमको चेस्ट में भारीपन या खिंचाव सा महसूस हो रहा है, वही चेस्ट पेन की कंडीशन लेके आता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर जो लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा राइट वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाए तो राइट वाला कोऑर्डिनेशन में नहीं रह पाएगा लेफ्ट वाले के साथ, फिर हार्ट वही खिंचाव महसूस करेगा। ठीक है। तो एक तरीके का ये खिंचाव जैसा लक्षण चेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद ये बंडल ब्रांच ब्लॉक का हमने यहाँ पे पिक्चर देने के लिए ये फिगर डिजाइन किया था। नेक्स्ट फिगर सर प्लीज। हाँ, एक मिनट। ये थोड़ा सा ईसीजी को समझाने के लिए मैंने डिजाइन किया हुआ है, एक्सिस डेविएशन को समझाने के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसको जरा गौर से देखिएगा। एक ट्रायंगल बना हुआ है बीचों बीच में, आप सब लोग देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में हमने लिखा हुआ है एवीएल, राइट साइड में एवीआर लिखा हुआ है और सबसे नीचे ट्रायंगल के एवीएफ लिखा हुआ है। ठीक है। इनको क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ईसीजी की हमारी लीड्स होती हैं वो तीन तरीके की हैं कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, बाइपोलर लिम्ब लीड्स और ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, बाइपोलर लिम्ब लीड्स एंड चेस्ट लीड्स। 12 लीड का ईसीजी होता है। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो हुई L1, L2, L3, AVR, AVL, AVF, बाइपोलर एंड चेस्ट लीड्स V1 to V6 ये होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत गणित लगती है, एक वेक्टर एनालिसिस तरीका समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हार्ट का जो नॉर्मल एक्सिस होता है, हार्ट का नॉर्मल एक्सिस 30 to 90 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है। तो हम ट्रायंगल बना दिया हमने, तो ट्रायंगल में राइट साइड में एवीआर, लेफ्ट साइड में एवीएल और फुट की तरफ एवीएफ हो गया। ठीक है। ट्रायंगल के बीचों बीच हमने एक हेमीस्फीयर ड्रा किया है, हेमीस्फीयर ड्रा किया है। जरा इसको सब लोग गौर करेंगे। हेमीस्फीयर के सेंटर पे एक हमने लाइन ऊपर की तरफ ड्रा की है, ट्रायंगल के सेंटर से एक लाइन ड्रा की है हेमीस्फीयर की तरफ जिसपे L1 लिखा हुआ है, L1 लिखा हुआ है। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है L2 और हेमीस्फीयर के अगर जो राइट साइड में आ जाएंगे तो एक लाइन लिखी हुई है L3। ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे एक बीचों बीच में एक लाइन ड्रा की है जिसके ऊपर की तरफ लिखा है लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पे जरा गौर फरमाएंगे सभी लोग। लाइन नंबर 1 पे हम अगर देखते हैं तो लाइन नंबर 1 से नीचे की तरफ जो हमारी लीड्स हैं वो हैं AVL, L1, L2, AVF, L3 और लाइन के ऊपर की तरफ जो लीड्स हैं वो है AVR केवल। ठीक है। तो हम जब नॉर्मल ईसीजी देखते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मल ईसीजी में जो लाइन के नीचे वाली लीड्स हैं वो आती हैं और लाइन के ऊपर वाली लीड नेगेटिव आती है इन नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है। क्या क्या पॉजिटिव आएगा? AVL पॉजिटिव आएगा, L1 पॉजिटिव आएगा, AVF पॉजिटिव आएगा, L3 पॉजिटिव आएगा और लाइन के ऊपर AVR नेगेटिव आएगा। इन नॉर्मल सिनेरियो क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको देखने के लिए एक PQRST ड्रा किया है। नीचे की तरफ देखेंगे कि PQRST ड्रा किया है। इसमें P वेव ऊपर की तरफ ड्रा की गई है, QR की तरफ ड्रा किया गया है, T वेव ऊपर की तरफ ड्रा किया गया है। जो लाइन से ऊपर की तरफ ड्रा किया गया है ये सब लाइन से ऊपर वाला पॉजिटिव है। नीचे वाले में आ जाएं तो हमने सब ड्रा किया है, तो P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव सब नीचे की तरफ ड्रा किया है, तो ये है निगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है।
तो हमारी लाइन नंबर 1 से जो चीजें नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव, लाइन नंबर 1 से ऊपर की तरफ जो है वो है निगेटिव, ठीक है, इन नॉर्मल सिनेरियो। अब ये वाली लाइन जो लाइन नंबर 1 है, इसको घुमाते हुए बाईं तरफ थोड़ी मोड़ दो। हमने लाइन नंबर 1 के ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में एक घुमावदार चिन्ह लगाया हुआ है कि हम अगर इसको घुमा दें तो क्या होगा, देख लेते हैं। इसको घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो लाइन के ऊपर जो चीजें नेगेटिव ईसीजी में आ रही थी, अभी तक केवल एवीआर नेगेटिव आ रही थी। अब सबसे पहले नेगेटिव होने वाली लीड लेफ्ट की तरफ डेविएट करने में या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में सबसे पहले नेगेटिव होने वाली लीड कौन सी होगी, वो होगी L3, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ डेविएट करें और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाए तो सेकंड नंबर पे कौन सी लीड हमारी नेगेटिव होने की संभावना में रहेगी, दैट इज AVF। और लेफ्ट की तरफ डेविएट करें तो और कौन सी नेगेटिव होने की संभावना में आ जाएगी, L2, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो AVR नेगेटिव था अब AVR पॉजिटिव आ जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में। ये एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किन किन बीमारियों में देखने को मिलता है? जो लेफ्ट साइड के हमारे हार्ट की तरफ ऑर्गन्स हैं उनमें मिट्रल वाल्व है तो मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। आर्टिक स्टेनोसिस, आर्टिक रिगर्जिटेशन में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। अब हम जरा इसका उल्टा कर देते हैं। ये जो हमारी लाइन है इसको लेफ्ट की बजाय हम राइट की तरफ अगर घुमा दें तो जब राइट की तरफ हम घुमाते हैं तो अभी तक तो हमारी केवल AVR नेगेटिव थी, अब हमारी सबसे पहली लीड जो नेगेटिव होने की वर्ज पे आ जाएगी वो कौन सी होगी, AVL लीड। AVL लीड सबसे पहले नेगेटिव होगी राइट एक्सिस डेविएशन में और राइट की तरफ मोड़ दें, AVL के बाद अब L1 भी नेगेटिव हो जाएगी और राइट की तरफ मोड़ दें, अब L2 भी नेगेटिव हो जाएगी। AVL सबसे पहले देन L1 देन L2, ठीक है। और एक एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन में AVR पॉजिटिव हो जाएगा। ये राइट एक्सिस डेविएशन हुआ। राइट एक्सिस डेविएशन किन किन बीमारियों में देखने को मिलेगा? सर फिगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए मुझे, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस में, पल्मोनरी वाल्व रिगर्जिटेशन में, राइट हार्ट फेलियर में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। ये ECG का मोटा मोटा भी है, अभी और डिटेल में घुसेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमने हाथ से डिजाइन किया, अब जरा क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे हार्ट का एक्सिस रहता है, तो इसको हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट फिगर, ये भी कुछ उसी तरीके का हमारा डिजाइन है, तो जो हमने बताया है ये एक्सिस डेविएशन आप इससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिगर सर। अच्छा, ये हमारा जो अगला फिगर आया है ये आता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस के बारे में। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस के बारे में मैं समझता हूँ कि हमने एनाटॉमी अभी पूरी देख ली, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हार्ट जो होता है 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ऊपर के चैम्बर आर्टरिया और वेंट्रिकल। तो राइट साइड वाला राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स में किस तरीके से पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, वहां से प्योर ब्लड कैसे पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम में आ रहा है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट केवल प्योरिफाइड ब्लड रख रहा है और राइट साइड का हार्ट केवल इम्प्योर ब्लड ही रख रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हार्ट के चारों वाल्व कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। आर्टिक वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व हो गया, पल्मोनरी वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। ठीक है, इन वाल्व्स के माध्यम से सारा ब्लड का हमारा मूवमेंट रहता है। इन वाल्व का काम क्या होता है, केवल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ये करते हैं, बाई डायरेक्शनल इसका मूवमेंट नहीं रहता है। वाल्व में लीकेज वगैरह की संभावना की वजह से क्या बीमारियां डेवलप हो सकती हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हमने हार्ट का देख लिया कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कैसे हमारा हार्ट जो होता है वो बीटिंग में, हार्ट की बीटिंग में कैसे मदद करता है। ठीक है, द हार्ट बीट कंट्रोल्स द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर हार्ट बीट होती रहती है तो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, और यही एक्सचेंज हमको जिंदा रखे हुए है। अगर जो हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट फेल हुआ तो कितने बड़े इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, ये हम लोगों ने अभी समझ लिया कि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी किसी भी सेल को तो हम लोग एक मृतप्राय या मृत्यु की तरफ खिंच जाएंगे कार्डियो वैस्कुलर डिसीजेस की वजह से। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे कैसे राइट चैम्बर, राइट आर्ट्रियम से स्टार्ट होके ये स्पेशलाइज्ड पाथवे से वेंट्रिकल्स में जाते हैं, ये सब भी हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं 5 मेजर टाइप्स की हार्ट डिसीजेस के बारे में, जिसमें से पहले टाइप की जो हार्ट डिसीज है वो है कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिसीज या इस्कीमिक हार्ट डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज या इस्कीमिक हार्ट डिसीज क्या होती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले 5 टाइप देख लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। दूसरी तरीके की हमारी बीमारी है इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे एरिथमियाज भी बोलते हैं। तीसरे तरीके की बीमारी है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज में 3-4 कंडीशन डेवलप होती हैं, इसी का पिक्चर हमारे सामने इस समय है। इसमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, एक तो होती है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस क्या होता है, आर्टा और पल्मोनरी ट्रंक कहीं पे आपको मीट होते दिख रहे होंगे, जन्म से पहले ये खुले हुए होते हैं क्योंकि फीटस की ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो माता से हो रही होती है, तो ये उस समय तक खुले हुए रहते हैं और जैसे ही बर्थ होती है तो बर्थ के पहले महीने में ही ये बंद हो जाने चाहिए। तो ये पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस कंडीशन तब डेवलप होती है जब क्या होता है, जब ये ओपनिंग जन्म के बाद भी बंद नहीं होती, तब भी खुली रहती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें शंटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, क्योंकि आर्टा में प्योर ब्लड है और पल्मोनरी ट्रंक में इम्प्योर ब्लड है, वो शंटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। पूरे शरीर की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होगी, बच्चा कमजोरी फील करेगा। इसके अलावा ब्लू बेबी सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ब्लू बेबीज हो जाएंगे क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। एक कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में, पेटेंट फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल एक ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है वो भी जन्म से पहले खुली रहती है और जन्म के पहले महीने में ये बंद हो जानी चाहिए। इन केस ये बंद ना हो पाए तो क्या होता है, तो शंटिंग ऑफ ब्लड, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है इम्प्योर ब्लड की बजाय प्योर ब्लड भी साथ में, और आर्टा में भी जा रहा है प्योर ब्लड की बजाय इम्प्योर ब्लड भी साथ में। बच्चे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, बच्चे का जो कलर होगा वो इम्प्योर ब्लड की वजह से ब्लू टाइप का हो जाएगा। ये भी एक ब्लू बेबीज की कंडीशन को डेवलप कर देता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कॉर्क्टेशन ऑफ आर्टा। कॉर्क्टेशन ऑफ आर्टा क्या होती है, जो हमारी आर्टा होती है, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा निकल रही है, उसमें कॉर्क्टेशन मतलब कड़ापन आ जाता है। तो ये ब्लड की पंपिंग पूरे शरीर में प्योरीफाइड ब्लड की ठीक से नहीं कर पाती, तो ये कंडीशन कहलाती है कॉर्क्टेशन ऑफ आर्टा। चौथी कंडीशन आप देख रहे होंगे टेट्रालोजी ऑफ फैलट।
टेट्रालॉजी या फैलट 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन क्या क्या है? एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। पैटेंट डक्टस वेनोसस हमने बोला था, एक ओपनिंग होती है वेंट्रिकल के बीच में, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वहां पे जो सेप्टम होता है वो बंद नहीं हो पाता, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व जो राइट साइड में है वो पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस हो जाती है। टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट में एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, तीसरी चीज मिसप्लेस्ड आर्टा। मिसप्लेस्ड आर्टा क्या होता है कि भाई आर्टा तो जनरली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योरिफाइड ब्लड ये पूरे शरीर में सप्लाई कर रहा है। इन केस अगर ये आर्टा सेप्टम के आसपास या सेप्टम के बीचों बीच आ जाए तो ये प्योरिफाइड और इम्प्योर ब्लड दोनों को एक साथ पूरे शरीर में भेजने लग जाएगा, तो ये ब्लू बेबीज की कंडीशन ये भी डेवलप कर देगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिसप्लेस्ड आर्टा। चौथी कंडीशन है थिकेंड राइट वेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट वेंट्रिकल की वाल्व होती है ये थिक हो जाती है क्योंकि लगातार इसका पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये राइट वेंट्रिकल की वाल्व थिक हो जाती है। तो ये 4 कंडीशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिसप्लेस्ड आर्टा एंड थिकेंड वेंट्रिकुलर वाल्व या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इन चारों कंडीशन को एक साथ हम लोग बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। और इन सारी कंडीशन को हम एक साथ अगर जो देखें ये हम देखेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस के अंतर्गत लेते हैं। एक कंडीशन और छूट गई, कार पल्मोनेल। ये क्या होती है? राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ लंग फेलियर इज नोन एज कार पल्मोनेल। राइट साइड का हार्ट अगर फेल हो जाता है और ये ऐसी चीज डेवलप हो लंग्स के फेलियर की वजह से, तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉर पल्मोनेल। तो ये जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की अगली कॉम्प्लिकेशन ये डेवलप हो सकती है, मेल हो सकती है। इसके बाद हम लोग आते हैं डिसीजेज ऑफ हार्ट मसल्स, जिसे कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। ये 2 मेजर तरीके की होती हैं, डायलेटेड एंड हाइपरट्रॉफिक, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वाल्वुलर डिसीज, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज या इस्कीमिक हार्ट डिसीजेज होंगी तो क्या होंगी, कैसे होंगी और इनके सिम्टम्स। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो सबसे प्रमुख वजह रहती है वो रहती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से ये कंडीशन जो डेवलप होती है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन द हार्ट आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या क्या कंडीशन, हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। अगर ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हो तो स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मेन और वुमेन में अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर मेन में देखें सीएडी की वजह से क्या सिम्टम होगा तो चेस्ट पेन होगा। वुमेन में देखें तो क्या होगा, सीएडी की वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, नाजिया होगी, एक्सट्रीम फटीग होगी, थकावट, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पे प्रेशर, चेस्ट पे डिस्कम्फर्ट, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी। इसके अलावा नेक रीजन में पेन रहेगा, जा रीजन में पेन रहेगा, थ्रोट में पेन रहेगा, अपर बेली एरिया में पेट के ऊपरी हिस्से में पेन रहेगा, बैक में पेन रहेगा। पेन, नंबनेस, वीकनेस और कोल्डनेस इन द लेग्स एंड आर्म्स, पैरों में भी कमजोरी महसूस करेंगे अगर जो ब्लड की सप्लाई इन हिस्सों में नहीं जा पा रही। दूसरे तरीके की कंडीशन हमने हार्ट की अगर जो अभी देखी थी कि जो हमारी इरेगुलर हार्ट बीट थी जिसे एरिथमिया कहा गया था, जो कि एरिथमिया क्या होती है कि हार्ट की नॉर्मल रिदम से इरेगुलर रिदम में अगर जो हार्ट की रिदम हो तो उसे इरेगुलर हार्ट रिदम कहते हैं। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है।
ज्यादा है तो टैकीकार्डिया सरी की पिक्चर डेवलप होगी, कम है ब्रेडिकार्डिया सरी की पिक्चर डेवलप होगी। लेकिन कब तक टैकीकार्डिया बोलेंगे? पल्स रेट 140 तक जाए तभी तक टैकीकार्डिया बोलेंगे। उसके बाद कंडीशन जाती है फिब्रिलेशन एंड फ्लटर की, ठीक है। ऐसे ही ब्रेडिकार्डिया भी हमारे ख्याल से 60 तक होता है, तभी उसके नीचे कंडीशन दूसरी डेवलप होती है। तो इरेगुलर हार्ट बीट्स में ये क्या क्या हमारे सिम्टम, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, फेंटिंग और नियर फेंटिंग, फ्लटरिंग, लाइट हेडेडनेस, रेसिंग हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्लो हार्ट रेट, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो बच्चों में हो रहा था उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम डेवलप होंगे? पेल ग्रे और ब्लू स्किन और लिप्स, जिसे साइनोसिस बोलेंगे, स्वेलिंग इन द लेग्स, बेली एरिया और एरियाज अराउंड द आईज, सिम्टम्स इन एन इन्फेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग फीडिंग। ये हमारा सारा लिटरेचर ग्रुप में जा चुका है, आप लोग उसको भी देख सकेंगे, है ना। अच्छा, अगर ये कंडीशन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज की बच्चों की बजाय इन्फेंट में थोड़ा बड़े होने पे डेवलप हो तो क्या क्या इसके लक्षण होंगे? ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। खाना खाने के दौरान सांस फूलेगी, तो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट लॉस होगा, ठीक है। दूसरा, जिन जिन कंडीशंस में सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, जो लेस सीरियस कंडीशंस हैं, उनमें भविष्य में कैसे हम पहचाने इसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस थी? तो ये क्या होते हैं कि इजिली गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, जल्दी से कोई छोटा मोटा काम करने पे, एक्सरसाइज करने पे ये थकान महसूस करने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, ठीक है, जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा हाथ पैर और एंकल में इनको सूजन आ जाती है। फिर वाल्वुलर हार्ट डिसीज में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? अलग अलग वाल्व के हिसाब से अलग अलग सिम्टम हमने अभी देख लिए क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन, फेंटिंग, फटीग, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोलन फीट और एंकल्स, काज ऑफ एंडो, काज इज एंडो कार्डाइटिस, मतलब ये एंडोकार्डाइटिस की वजह से वाल्वुलर हार्ट डिसीजेज होती हैं। एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है? एक तरीके का हमारा बैक्टीरियल, वायरल, फंगल टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्यों होता है? हम लोग दांत साफ नहीं करते तो दांतों के माध्यम से ये जा सकता है, या रूमेटिक हार्ट डिसीजेज की वजह से जा सकता है। तो इसमें सिम्टम एक फीवर भी ऐड हो जाएगा, परसिस्टेंट कफ होगा, हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो सभी में आ रहा था। एंडोकार्डाइटिस में स्किन में रैसेस भी देखने को मिलेंगे, अनयूजुअल स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग लेग्स और बेली एरियाज में थकान देखने को मिलेगी। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कारण क्या होता था, एटियोलॉजी क्या होती थी? मुझे लग रहा है कि 7:55 हो गया है, मैं इस लेक्चर को कल के लिए रिटेन कर लूं, ये काजेज वाला पार्ट। थोड़ा 5 मिनट और करना है तो कर सकते हैं, 5 मिनट। जैसा आप बोले, मैं कोशिश कर 5 लेता मिनट हूँ। करना है तो करिए, नहीं तो थक गए तो फिर बंद करते हैं। चलिए लोगों से थोड़ा सा पूछ बात लेते हैं। करिए। कल ही के आशा लिए मैम, करिए। आशा मैम है, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी सर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, ऐसा लगा जैसे एनाटॉमी के क्लास में बैठे हैं हम लोग। मुझे सिर्फ पूछना था, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में से आप रिगर्टिटेशन में बताया आपने कि रिवर्सल होता है, ठीक है। तो ऐसा उसमें डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं स्टेनोसिस के लिए? क्या आशा मैम, थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही थी, थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करेंगी? हाँ सर, आपने जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में बताया ना कि जी ब्लड सीएचडी वगैरह में रिवर्सल होता है उसकी अगर डिफॉर्मिटी हुई तो, ठीक है। जी तो उसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं एमआई में, स्टेनोसिस में, एरिथमिया वगैरह में, क्योंकि ये तो हाँ सिम्टम्स सभी में दिखते ही हैं कॉमन। जी जी जी, इसके बारे में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मरमरिंग साउंड, हमारे हार्ट के वाल्व की मरमरिंग हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कि अगर हमको आस्कल्टेशन में मरमर साउंड मिल जाए, ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वाल्वुलर हार्ट डिसीजेस से नज़दीकी रख रही है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में अगर मरमर साउंड हमको मिलती है तो हम इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, वहाँ पे हमको पिक्चर और क्लियर होके आ जाती है। तीसरी कंडीशन की ये हमारा स्टेनोसिस है कि रिगर्जिटेशन है, इसके लिए जो हमारा मरमर है उसको और डीप में घुस के देखना पड़ता है
कि इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है कि ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर है, ठीक है, कि इंस्पिरेटरी मर्मर है कि एक्सपिरेटरी मर्मर है, ठीक है। तो ये सब हम अभी मर्मर के चैप्टर में आगे डिटेल से देखेंगे। अभी मर्मर का हमारे पास काफी लिटरेचर है, तो मर्मर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर कर लेंगे। मतलब थोड़ा आइडिया तो है, लेकिन वो डीप में जो इतना प्रैक्टिकली नहीं पता है। नहीं, अभी डीप में हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। हमारे पास उसका कंप्लीट लिटरेचर है, मर्मर का काफी बड़ा लिटरेचर है। जी सर, थैंक यू। जी ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।